हेलो वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान। दोस्तों, हमारी जो मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है रीड के लिए इंग्लिश की, उसकी सीरीज़ में आज एक और वीडियो है। ये वीडियो है दोस्तों लिटरेरी टर्म्स से संबंधित। लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच जिनको बोलते हैं, अलंकार हिंदी में बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। वाइल्ड नाइट्स वर आई विद दी, वाइल्ड नाइट शुड बी आवर लग्जरी। ये दोस्तों एक पोएट हैं, पोइटस बोल सकते हैं, कवयित्री जो बोलते हैं हिंदी में, यानी फीमेल पोइट, एमिली डिकिंसन। तो उनकी पोएम है दोस्तों वाइल्ड नाइट्स नाम से, ठीक है। उससे ये 4 लाइन मैंने उठाई है। वाइल्ड नाइट्स वर आई विद दी, वाइल्ड नाइट शुड बी आवर लग्जरी। तो दोस्तों ये पोएम जो है वाइल्ड नाइट पर आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन करती हुई शुरू होती है। ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क देख रहे हो आप, इससे शुरू होती है, और जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कवि या तो तूफ़ानी रातों की बात कर रही है या फिर वाइल्ड का अर्थ है कोई पागलपन वाली रातें, ठीक है, जिन रातों में पागलपन हो, ठीक है। दोस्तों कुछ लोग बताते हैं कि ये जो पोएम है ये थोड़ी सी सेक्सुअल पोएम है, ठीक है, सेक्सुअल पोएम है, सेक्सुअल अपील है इस पोएम के अंदर कि तूफ़ानी रातों में, इन पागलपन वाली रातों में काश तुम मेरे साथ हो, ठीक है। जो इस पोएम को पढ़ रहा है या कोई एक अननोन जो है इसके अंदर है, जिसको ये कह रही हैं कि तुम मेरे साथ हो तो मज़ा आ जाए उस रात का, इस प्रकार की बातें कर रही है, ठीक है। अंग्रेज़ लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं इनका, ठीक है। ऐसा नहीं कि पोएट है तो ये महान ही होगा, महान है वो, कोई इसमें बेशक है, लेकिन ये इस प्रकार की बातें करते हैं दोस्तों जो हमारी संस्कृति में नहीं होती, हमारी भारतीय संस्कृति में। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खैर, आप भी क्या कर सकते हैं। और ये मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि काश कोई उनके साथ हो तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। और आगे कहते हैं कि ये जो तूफ़ानी हवाएं हैं ये उन नौकाओं यानी उन दिलों पर कोई असर नहीं डाल सकती हैं। ये जो तूफ़ानी हवाएं हैं, तूफ़ानी रातें हैं, ये उन नौकाओं यानी जो जहाज़ होते हैं, ठीक है, बोट होते हैं, शिप होते हैं, उन पर कोई असर नहीं डाल सकती। नौका का अर्थ यहाँ पर दिल है, DIL, दिल, हार्ट लिखना चाहिए था मेरे को, मैंने दिल लिख दिया। खैर, तो ये उन दिलों पर, उन नौकाओं पर कोई असर नहीं डाल सकती हैं जो सुरक्षित तरीके से अपने बंदरगाह पर पहुँच गई हैं, ठीक है। पोर्ट का इस्तेमाल किया है मैंने। 4 ही लाइन ली दोस्तों, मैं आपको आगे एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ पोएम। हालांकि मेरे को बतानी नहीं चाहिए क्योंकि आपका किसी काम नहीं आने वाली है, लेकिन मैं अधूरी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता दोस्तों कि आपकी मान लो क्यूरियोसिटी रह जाए कि यार इस पोएम में आगे क्या था, ठीक है। तो वैसे आगे कुछ वो सस्पेंस वाली कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इन दिलों पर कोई वो असर नहीं डालती है जो सुरक्षित तरीके से बंदरगाह पर पहुँच गई, यानी जिस दिल को ठिकाना मिल चुका हो, है ना, जिस दिल को कोई दिल मिल चुका हो, जिस आदमी को कोई औरत मिल चुकी हो, अगर एकदम डायरेक्टली कहूँ तो उस दिल पर ये कोई असर नहीं डाल सकती है ये तूफ़ानी रातें हैं। बहकता कौन है? जो अकेला होता है वो बहक सकता है। इससे हमें ये इशारा मिलता है दोस्तों कि कवि ने खुद को एक जो है नाविक या नौका के रूप में बताया है और अपने आशिक को एक पोर्ट के तौर पर बताया, एक बंदरगाह के तौर पर बताया है। जब कवि का दिल, कवयित्री बोल दो यार, एक ही बात है, ठीक है, पोइटस, कवयित्री, हिंदी में इसको बोलते हैं कवयित्री, ठीक है। मात्रा इधर उधर हो जाए हिंदी में तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो ये कह रही कि ये उस पर कोई असर नहीं डालती है जिस दिल को ठिकाना मिल चुका है, ठीक है। और ये हमें ये बताती है कि कवि ने खुद को एक नाविक और एक नौका के रूप में पेश किया है और अपने आशिक को एक बंदरगाह के तौर पे पेश किया दोस्तों। जब कवि का दिल इस बंदरगाह पर पहुंच जाता है, यानी जब वो अपने आशिक से मिल जाती है, ठीक, अपने बिलव्ड से मिल जाती है, अपने महबूब से मिल जाती है, तो उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता है, उसे किसी नेविगेशन डिवाइस की ज़रूरत नहीं रहती है बाद में, है ना। नेविगेशन डिवाइस यानी जो हमें दिशा बताए, ठीक है, उस प्रकार के किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत रहती है। अब कवि को अपना घर मिल चुका है, अब कवित्री को अपना ठिकाना मिल चुका है। आगे वह दोस्तों एक काल्पनिक सागर के बारे में भी बात करती है और कहती है कि ये सागर मुझे बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं लगता है और ना ही है कोई टेम्पचुअस है। टेम्पचुअस यानी जिस चीज़ से हमें लालच आ जाए, ठीक है। ये सागर मुझे भी ललचाने वाला, मतलब नाविक जो होता है उनको ये एक लालच वाला चीज़ लगता है, ठीक है।
समुद्र जो होता है, लालच क्यों लगता है? क्योंकि वे लोग मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, ठीक है, और मछलियाँ उनके लिए क्या होता है? पैसा, है ना। तो ये चीज़ कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये बिल्कुल भी ना तो ख़तरनाक लगता है, ना ही मुझे ये कोई ललचाने वाली लगती है, बल्कि मेरे लिए तो ये अपने आप में एक जन्नत की तरह है, एक जन्नत है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये इस कवि ने आगे भी इस पोएम में आगे जो है सागर के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, आह, मतलब मज़ा आ जाता है, ठीक है। और ये आह शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों? आप अच्छी तरह से समझते हो, ठीक है। तो इसमें मतलब ये लगता है कि इसका अर्थ मतलब मज़े से लगाया जाता है कि मज़ा आ गया, है ना। तो वो आते हैं। और इस आह का अर्थ दोस्तों दुख से भी होता है, दर्द से भी होता है ना, दुख, दर्द, तकलीफ़। तो और लास्ट में दोस्तों कहती है कि ये जो उसका बिलव्ड है ये एक बंदरगाह की तरह है और वह उसी रात उस बंदरगाह में घुस जाना चाहती है, ठीक है। इस प्रकार की ये पोएम है। हालांकि आपके काम की नहीं थी, पूरे पोएम बता दी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। द अबव लाइन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कह रहा है कि ये जो अब ऊपर वाली लाइनें हैं ये किसका एग्जाम्पल है? अलिट्रेशन का है, पर्सोनिफिकेशन का है, सिमिली का है, या नन ऑफ दिस, ठीक है। पर्सोनिफाई इसमें किसी चीज़ को किया नहीं दोस्तों, ठीक है। खुद के बारे में बात करी कि मैं तुम्हारे साथ होती काश, ठीक है, तो हमारी रातें बड़ी हसीन होती, इस प्रकार की। तो दोस्तों पर्सोनिफिकेशन सिमिली है इसके अंदर है एलिट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे तो जो वह शब्द है, ठीक है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, वह का। वाइल्ड नाइट्स, है ना। वर आई विद दी, ये विद में भी वह है, 4-5 बार वह का इस्तेमाल किया, इसलिए इसमें क्या है? वह साउंड है, तो अलिट्रेशन है दोस्तों। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक पोएम है दोस्तों, और ये पोएम भी एमिली डिकिंसन द्वारा ही है, ठीक है। उन्होंने पोएम लिखी थी बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, और ये पोएम है दोस्तों डेथ के ऊपर। डेथ का एक सीन पेश किया है कवि ने कि डेथ होने के बाद में क्या क्या होता है वो पेश किया है, वो बताया, उसके बारे में बताने की कोशिश की है, खूबसूरत सा दृश्य पेश किया है, ठीक है, मौत का एक्सपीरियंस पेश किया है। तो उसको मैं आपको ये पोएम दोस्तों इन शॉर्ट बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बताने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ये फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं यार, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है कि इस पोएम का मीनिंग बताइए कि ये पोएम लव पोएम है कि ये वॉर पोएम है या कुछ और पोएम है, ठीक है। तो ऐसा मीनिंग या थीम या इसका सब्जेक्ट मैटर कम, बहुत ही रेयर में ऐसा क्वेश्चन आता है। मेरे हिसाब से शायद एक बार ही क्वेश्चन आ रखा है ऐसा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन शायद रीट में आया था या सीटेट में आया था, मेरे को पता नहीं, मैंने पेपर देखा था उसमें आता ये, तो मैं कंफर्म करके बताऊंगा दोस्तों आपको भी कभी बाद में। तो ये पोएम्स दोस्तों मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा घुसेंगे तो 2-3 घंटे चले जाएंगे, क्या फ़ायदा। अगर आपको पसंद है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप बता देना मेरे को कोई भी पोएम, ठीक है। अगर मैंने वो पोएम पढ़ रखी होगी, ऐसा नहीं कि मैं आपको हर पोएम का एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, ठीक है। जो मैंने पढ़ रखी होगी, ठीक है, या जिसको मैं पढ़ सकता हूँ अभी भी, तो मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा दोस्तों। सारी पोएम मेरे को भी नहीं आती और किसी को भी नहीं आती, ठीक है। प्रोफेसर क्यों ना कॉलेज का, उसको भी नहीं आती जब तक उसे वो पढ़ता नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ज्ञान होगा दोस्तों, इसका यही रूल है, नॉलेज का यही रूल है, ठीक है। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा। खैर, आप अपने को ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करनी, सीधा पोएम पे आते हैं। ये कहती है कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द करेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमोर्टलिटी। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। ये कहती हैं कि मैं मौत के लिए नहीं रुक पाई, इसलिए मुझे लेने के लिए खुद मौत ही आ गई। मतलब कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मर जाऊंगी, मुझे कभी मरना भी होगा। कोई भी इंसान अपने मौत के बारे में नहीं सोचता दोस्तों, उसे तो ये लगता है कि हम हमेशा रहेंगे, ठीक है। हो सकता है अगले ही पल हमारी कुछ हो जाए, ठीक है, खुदा ना करे किसी को कुछ हो। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी किसी को, हालांकि मौत सभी को आती है, लेकिन बेवक्त और बेमौत किसी को ना आए। तो दोस्तों मौत तो आती है, ये तो एक है, गालिब का एक शेर है कि मौत तो मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। मतलब मौत तो बिल्कुल आनी है, ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है। नींद क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या चिंता है जो तुम्हें सताई जा रही है? मौत की चिंता नहीं है तुम्हें, लेकिन पता नहीं किन चीज़ों में, किन चिंताओं में आप उलझे हुए। बड़ा ही एक फिलोसफिकल शेर है दोस्तों, वो एक नज़्म है, पता नहीं क्या है, मेरे को ज़्यादा उर्दू का पता नहीं, तो मैंने पढ़ा था एक बार। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मतलब मैंने मौत के लिए कभी सोचा ही नहीं
कि मैं भी मर जाऊंगी। कोई भी नहीं सोचता दोस्तों, आपको पता है, आपने भी सोचा होगा, मैंने नहीं सोचा होगा, लेकिन वो तो आनी है, ठीक है, वो तो मोहियन है। कभी आगे वो कहते हैं कि मैं मौत की गाड़ी में चढ़ी, ठीक है, मौत गाड़ी लेके आई थी और मुझे एक तरह से हॉर्न दिया और मैं उसके साथ निकल गई, उसकी गाड़ी में चढ़ी और गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल गए। और गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक तो थी मैं खुद एमिली डिकिंसन और एक थी इमोर्टलिटी यानी अमर जीवन, इटरनल लाइफ, अमर जीवन, ठीक है। मतलब मौत के बाद में कभी मौत नहीं आती दोस्तों, एक बार मौत आ गई अब दोबारा मौत नहीं आएगी आपको, है ना। ये एक कहा जाता है, एक कंसेप्ट है। हालांकि क्या पता ये सच हो या ना हो, क्योंकि किसी ने मर के थोड़ी नहीं देखा है, किसी मरे व्यक्ति ने आपको थोड़ी नहीं कहा है कि भैया मैं मर चुका हूँ, मेरे को 10,000 साल हो चुके हैं, अभी तक मौत नहीं आ रही वापस दोबारा, ठीक है। ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बस ये एक फिलोसफिकल फैक्ट है कि मौत के बाद मौत नहीं आती है, एक बार मर जाते हो तो मौत नहीं आती है। तो उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि मौत के बाद में एक अमर जीवन मिलता है इंसान को, है ना। मौत के बाद में अमर जीवन मिलता है कि वो कभी नहीं मरता है, ये उसको वरदान रहता है। तो इसीलिए वो कहती है कि मैं मौत की गाड़ी में चढ़ी और उस गाड़ी में हम लोग निकल लिए, और इस गाड़ी में सिर्फ हम 2 ही लोग थे, एक तो थी मैं खुद एमिली डिकिंसन और एक था अमर जीवन जो मेरे को मिलने वाला था, ठीक है। हम बिना जल्दबाजी के चल रहे थे, क्योंकि मौत को किस बात की जल्दी थी, मौत को किसी बात की जल्दबाजी नहीं होती है ना। मौत तो आनी है, उसमें जल्दबाजी किस बात की, ठीक है। फिक्स है भैया कि आपका इतने बजे इतने तारीख को सांस निकलना है तो वो निकल के ही रहेगा, ठीक है। उसको भगवान भी नहीं बचाता है, खुदा भी नहीं बचाता है, ठीक है। खुदा ने वो फिक्स कर दिया कि भैया इतने तारीख को इसको जाना है तो जाना है, वक्त हो गया है, ठीक है। स्कूल की जैसे छुट्टी नहीं होती है क्या कि भैया 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और सभी बच्चे निकल जाएंगे और 2:30 बजे सारा स्टाफ निकल जाएगा, तो वो तो फिक्स है ना, उसमें क्या सोचना। तो वैसे ही मौत को किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि उस बंदे को इतने बजे जाना है तो जाना है, ठीक है, उसे कोई लेट नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि हम बिना जल्दबाजी के चल रहे थे और मैं अपना सारा काम और मज़ा छोड़कर मौत के साथ निकल पड़ी। बड़ा ही फिलोसफिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, यहाँ पर एटीट्यूड है पोइटिस का कि मैं मेरा सारा काम और मज़ा छोड़कर मौत के साथ निकल गई बिना किसी फिक्र के, यानी मेरा सारा काम यहीं छूट गया। मैं सोच रही थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, इस उपलब्धि को प्राप्त करूँगी, लेकिन मेरा वो सारा काम यहीं छूट गया, ठीक है। जो मैं मज़े करती थी वो मज़े मेरे इस दुनिया में ही रह गए, ठीक है। आगे कोई मज़े थे या नहीं थे वो नहीं पता, लेकिन मैं इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, ठीक है। और ये कहती है कि आगे कि हम एक स्कूल के पास से गुजरे, आगे जाकर हम एक स्कूल के पास से गुजरे जहाँ बच्चे लंच टाइम में खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ, और गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे और गोल घेरे में खेल रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे, है ना, खाना खा रहे थे। तो इस प्रकार से वो एक दृश्य पेश करती है, एक स्कूल का सीन पेश करती है कि हम स्कूल के पास से गुजरे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। फिर आगे कहती है कि हम एक खेतों के पास से गुजरे जिसमें फसल उग रखी थी, कुछ फसल लगी हुई थी, उस खेतों के पास से हम लोग गुजरे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खेत हमें घूर रहे हों, हमारी तरफ देख रहे हों, ठीक है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, ठीक है। द फील्ड वॉज स्टेरिंग एट अस, और सूरज भी उस वक्त आसमान में ही था। हालांकि सूरज जो है, ये कहती है आगे कि हम सूरज से होकर नहीं गुजरे बल्कि सूरज हमसे होकर गुजरा, ठीक है। मतलब सूरज के आगे से हम नहीं गुजरे, सूरज हमारे आगे से गुजरा, है ना। और जैसे ही वह गुजरा, ठीक है, जैसे ही सूरज डूबा, ठीक है, जैसे ही ज़िंदगी का सूरज डूबा, यहाँ पर मतलब ये है, ठीक है, कि जैसे ही सूरज डूबा ओस जमने लगी, यानी बर्फ़ पड़ने लगी, ओस जमने लगी और सब कुछ जमने लगा, सब कुछ ख़त्म होने लगा। कहने का अर्थ ये है कि अब मेरी ज़िंदगी का सूरज डूब गया था और अब हर चीज़ में जमने लगी थी, हर चीज़ छूट गई थी पीछे, ठीक है। कंपी छूटने लगी और सर्दी भी लगने लगी। पोइट कहती है कि मुझे भी सर्दी लगने लगी क्योंकि मैंने सिर्फ एक पतला सा गाउन पहन रखा था और एक हल्का सा स्कार्फ था। पोइट्स के पास क्या था, एक हल्का सा स्कार्फ था और एक गाउन पहन रखा था, ठीक है। तो कह रही है कि इसलिए मेरे को भी सर्दी लगने लगी कि मेरे पास भी सिर्फ एक गाउन था और एक हल्का सा स्कार्फ था, मेरे को भी सर्दी लगने लगी क्योंकि सूरज डूब चुका था, हमारी ज़िंदगी का सूरज छिप चुका था। और ये कहती है कि आगे जब जाके हम जो रुके, अगली जगह पर जहाँ पर हम रुके, वह एक मेरे को घर जैसा दिखाई दिया था। कवि कहती है कि वो एक घर जैसा दिखाई दे रहा था, ठीक है, इस प्रकार से घर जैसा लिख रहा था। और वो ज़मीन में थोड़ा आधा बुरा हुआ था, ठीक है, बरिड था, BURIED, वो ज़मीन में आधा बरिड था, बुरा हुआ था, धंसा हुआ था,
ठीक है, धंसा बोल सकते हो, मिट्टी में धंसा हुआ था, ऐसा दिख रहा था। और उस घर की सिर्फ छत दिखाई दे रही थी, हालांकि उस घर की सीलिंग भी ज़मीन में धंसी पड़ी थी, लेकिन छत दिखाई दे रही थी। सीलिंग यानी घर के कमरे के अंदर का जो छत होता है उसको सीलिंग बोलते हैं, और ऊपर का जो होता है जिससे हम आसमान देखते हैं, जिस पे चढ़ के, उसको छत बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, यानी ये हमारी घर की छत है। ठीक है, ये हमारे घर का आंगन है, और इस पार्ट को अंदर से कहते हैं सीलिंग, और इस पार्ट को कहते हैं छत, रूफ। ठीक है, RFF रूफ, ये रूफ हो गई। ठीक है, जहाँ पर खड़े होकर हम आसमान को देख सकते हैं। ठीक है, और हम घर के अंदर हैं, यहाँ पर पंखा लगा हुआ है। ठीक है, वो पंखा भी किसके लगता है? सीलिंग के लगता है दोस्तों। ठीक है, सीलिंग पर लगता है। तो ये कहता है कि उस घर की छत तो थी, ठीक है, छत तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उस घर की जो सीलिंग थी वो ज़मीन में धंसी पड़ी थी। ठीक है, आगे कहती है कि हालांकि उस दिन के बाद कई सदियां बीत चुकी है, उस दिन के बाद कई सदियां बीत चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आधा ही दिन गुजरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आधा ही दिन गुजरा है। मौत के बाद दोस्तों समय बड़ी मुश्किल से कटता है ना। कहती है कि मुझे याद है मौत के बाद अमर जीवन की तरफ हम जा रहे थे, है ना। हमारी मौत के जो घोड़े थे वो अमर जीवन की तरफ जा रहे थे, ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इसलिए ज़िंदगी में मरना भी ज़रूरी दोस्तों। मौत की भी एक इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में। अगर आप मरोगे नहीं तो आप ज़िंदगी से तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे। कितना जियोगे यार, जी के भी 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल, 1000 साल, बोर हो जाओगे। इसलिए खुदा ने ये मौत वाला कंसेप्ट रखा, डेथ इज़ डेफिनेट, डेथ इज़ डेफिनेट। मौत तो आएगी ही आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। खैर, ये हमारी एक पोएम थी दोस्तों डेथ के ऊपर, जो कि एमिली डिकिंसन ने लिखी थी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ठीक है, तो ये कहता है कि ये लाइन्स जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये पूछती है। ठीक है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डेथ है ये क्या है? ये एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। ठीक है, यानी दिखाई भी नहीं देती है। ठीक है, हालांकि मौत आती है ये श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है कि मौत नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं कि मौत नहीं आएगी, मौत आनी श्योर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों है तो ये अब्स्ट्रैक्ट थिंग ना, अब्स्ट्रैक्ट जो है फीलिंग है, एक अब्स्ट्रैक्ट जो है ना, मतलब दिखाई नहीं देने वाली चीज़ है ये। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट यानी जो दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं। तो दोस्तों जो दिखाई नहीं देती है उसको इसने इसके लिए ही इस्तेमाल कर लिया, ही प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया। जो दिखाई नहीं देती है, डेथ, सॉरी दोस्तों, जो दिखाई नहीं देती है उसके लिए इसने क्या इस्तेमाल कर लिया? ही, कि मैं मौत के लिए नहीं रुक पाई, इसलिए मौत मेरे लिए रुक गई। काइंडली ही स्टॉप मी, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, वो मेरे लिए रुक गई, मौत मेरे लिए रुक गई। रुक कौन सकता है? रुकने का काम किसका है दोस्तों? ये गुण है इंसानों का। और ही किसके लिए काम में आता है? इंसानों के लिए काम आता है। किसके लिए? मेल के लिए काम आता है। ठीक है, मेल ह्यूमन के लिए काम आता है ना, ही। तो इसने डेथ के लिए इस्तेमाल कर लिया, इसने उसको क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया, इसका दोस्तों मानवीयकरण कर दिया। इसलिए हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा, राइम स्कीम क्या है? ठीक है, राइम स्कीम देखते हैं दोस्तों कि बिकॉज राइम स्कीम आपको मैंने बता रखा है दोस्तों पहले से, कि जो आखिरी शब्द होता है उसका मिलान करना होता है। ठीक है, सभी के आखिरी शब्द का मिलान करना होता है, और जो भी आखिरी शब्द होता है उसको हम अल्फ़ाबेट नाम देते हैं, ABCD। ठीक है, ABCDEFGH, जितना चाहो उतना दे दो। ठीक है, जितनी बड़ी पोएम होगी उतना देना पड़ेगा। ठीक, और दोस्तों जो शब्द उससे मिलान करता है, ठीक है, जैसे मान लो ये शब्द ए से मिलान कर रहा है डेथ से, ठीक है, दूसरा ऐसा कोई शब्द हो गया जो ए से मिलान करेगा, तो उसको भी हम ए ही नाम देंगे। ठीक है, ये होता है दोस्तों राइम स्कीम। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं राइम स्कीम करके बताता हूँ आपको कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ठीक है, ये डेथ है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? ए। ठीक है, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। ठीक है, ये मी दोस्तों ये डेथ से नहीं मिल रहा है, इसको अलग नाम दे देंगे बी। ठीक है, AB। द करेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्स। ठीक है, ये भी दोस्तों एक अलग स्कीम है। ठीक है, ये ना तो डेथ से मैच करे ना मी से, तो इसको भी अलग नाम दे देंगे C, ABC। एंड इमोर्टलिटी, तो दोस्तों ये मैच कर रही है मी के साथ, क्योंकि मी में भी लास्ट में E की मात्रा है और इमोर्टलिटी में भी क्या है? E की मात्रा है। तो इसको हम नाम दे देंगे B, क्योंकि हमने मी को भी क्या नाम दिया था? B। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी दोस्तों ABCB। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ABCB।
सी बी। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी। इस प्रकार से हमें राइम स्कीम कर लेनी है दोस्तों, परीक्षा में भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से करना है आखिरी शब्द को मैच करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट परचेज इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। नेवर स्टॉप्स एट ऑल, सॉरी, ठीक है। ये भी दोस्तों पोएम है, ठीक है। ये भी जो है दोस्तों एक एमिली डिकिंसन की पोएम है, ठीक है, जो इसका नाम है होप। इसका नाम क्या है? होप। एमिली डिकिंसन की पोएम दोस्तों ये, और ये एक मतलब पोएम एक एक्सटेंडेड मेटाफर के रूप में लिखी गई है, ठीक है, जिसको हम कंसीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसीट, ठीक है, CONCEIT, ठीक है, ठीक है। कंपैरिजन तो रहता है लेकिन बहुत बड़ा कंपैरिजन रहता है इसके अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर या कंसीट, ठीक है। इस रूप में कविता इसने कवि ने लिखी है, एमिली डिकिंसन ने, ठीक है। जिसमें जो कवि है उसने क्या किया है, होप को एक पक्षी में बदल दिया दोस्तों, ठीक है, पक्षी में बदल दिया। इसने क्या? थिंक विद फेदर्स, थिंक विद फेदर्स, फेदर यानी पंख, पंखों वाली चीज़। पंखों वाली चीज़ कौन होती है दोस्तों? आपको ही पता है, बर्ड होता है, पक्षी होता है, उसी के तो होते हैं पंख, आपके मेरे थोड़ी ना होंगे, ठीक है। ये कहता है होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। होप है वो एक पक्षी के रूप में है, एक पक्षी है जो मानव की आत्मा में हमेशा निवास करती है। परचेज यानी निवास करना, लिव, LIVE, लिव यानी रहना कहीं पर। दैट लिव्स इन द सोल, ठीक है, जो कि मानव की आत्मा में निवास करती है, हमेशा वहीं निवास करती है। और जब भी कभी मुश्किल का वक्त आता है दोस्तों, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, तब ये जो होप है ये गीत गाने लगती है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। और कभी भी ये रुकती नहीं दोस्तों, ठीक है, गीत गाने लगती है। और होप को ये इसने अमर बताया दोस्तों, नेवर स्टॉप्स, कभी नहीं रुकती है, ठीक है। इसलिए होप एक जो है परमानेंट कंसेप्ट है, ठीक है, परमानेंट थिंग है, कभी ख़त्म नहीं होती है, अमर बताया इसको, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि क्या पूछा है इसमें। द फर्स्ट लाइन इन द अबव स्टेंजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल किसका है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था कि ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि होप क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, ठीक है, और फेदर क्या है? ये पक्षी के होता है, ठीक है, पंख पक्षियों की तो होता है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ होगी, तो ये कंपेरिजन हो गया दोस्तों। अगर ऐसा होता कि होप इज़ लाइक, तब तो ये सिमिली हो जाती, लेकिन अभी सिमिली नहीं है, लाइक नहीं दे रखा है, एज नहीं दे रखा है, तो ये क्या हो गया? ये मेटाफर हो गया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए मेटाफर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ये भी एक पोएम है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। ये पोएम भी दोस्तों हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि क्या है। कि इसमें कवि कहता है दोस्तों कि शाम बड़ी ही एक मतलब खूबसूरत शाम है, ठीक है। इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री, द होली टाइम इज़ क्वाइट एज नन, breathless and adoration, and the broad sun is sinking down in its tranquility. The gentleness of heaven broods over the sea. Listen, the mighty being is awake, and doth with his eternal motion make a sound like thunder everlastingly. Dear child, that walkest with me here, if thou appear untouched by human thought, thy nature is not therefore less divine. Thou lies in Abraham's bosom all the year, and worshipest at the temples in a shrine. Good being with thee when we know it not. दोस्तों इसमें पोएम, ये एक नेचर पोइट था, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, रोमांटिक एज के पोइट थे ये, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में, ठीक है, किस एज के पोइट थे ये? तो रोमांटिक एज के पोइट थे, और किस प्रकार के थे? तो ये एक नेचर पोइट थे। नेचर पोइट यानी जिन्होंने प्रकृति पे ही लिखा हो, ठीक है, पेड़ पौधों पर, फूलों पर, पत्तियों पर, इन पर इन्होंने ज़्यादा लिखा है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नेचर पोइट बोलते हैं दोस्तों ये, ठीक है। इनका एक मोटो था, रिटर्न टू द नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो, कुदरत की तरफ लौटो। कुदरत हमें सब कुछ देती है, कुदरत के पास सब कुछ है आपको देने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये एक मोटो दिया था, ठीक। इन्होंने कहा कि एक शाम का जिक्र किया है कि शाम बड़ी ही खूबसूरत शाम है, ठीक है, और ये एक सन्यासिन की तरह है जो शांत और पवित्र है, ठीक है। और उन्होंने दोस्तों मेनली इस पर फोकस किया है कि बच्चे की जो मासूमियत होती है, ठीक है, जिस प्रकार से वे मासूम होते हैं, जिस मासूमियत से बच्चे प्यार कर सकते हैं नेचर को, ठीक है,
उस मासूमियत से हम प्यार नहीं कर सकते। जैसे ही हम बड़े होते हैं वो मासूमियत हम खो देते हैं, ठीक है। तो जो रिश्ता बच्चे का एक प्रकृति के साथ होता है, एक बच्चे का रिश्ता जैसे प्रकृति के साथ होता है, वैसा रिश्ता हमारे साथ नहीं हो सकता। हम स्वार्थ में प्रकृति को याद करते हैं, पेड़ लगाओ, वो लगाओ, एनजीओ खोल लिया, ठीक है, पेड़ लगाने के लिए। तो साफ साफ बात है कि ये हमारा खुद का निजी स्वार्थ है, इसलिए हम करते हैं, बाकी हम करते नहीं है। कि किसी भी घर में देखा होगा आपने कि किसी ने पेड़ लगा रखा हो, बहुत कम लोग लगाते हैं आजकल, ठीक है। वैसे घरों में जगह ही नहीं होती है। तो ये कहते हैं दोस्तों कवि, ठीक है, तो ये कहता है कि द अबव पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एलिजी, पेस्टोरल एलिजी, सॉनेट और नन ऑफ दिस। पेस्टोरल एलिजी होती है दोस्तों जो ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रख के लिखी जाती है, जिसमें ग्रामीण परिवेश रहता है, ठीक है। एलिजी आपको पता है दोस्तों किसी के गुजर जाने पर लिखी जाती है। और सोनेट, इसमें दोस्तों कि दोनों में किसी के गुजर जाने की बात नहीं कही है इस पोएम में। और ये सोनेट है या ये कुछ भी नहीं है, ये देखते हैं। सोनेट का आपको सीधा सा फॉर्मूला पता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, 14 लाइन होती है दोस्तों। तो वो देखते हैं 14 लाइन इसमें है कि नहीं है। अगर 14 है तो ये क्या है, सोनेट है। तो 1 2 3 4 5, वापस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 लाइनें दोस्तों ये क्या है, हो गई, सोनेट हो गई, ठीक है। ये क्या है, सोनेट है दोस्तों, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा राइम स्कीम का, कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। इसके लिए हमें दोस्तों पोएम पढ़नी पड़ेगी। पोएम पढ़ लेते हैं। पोएम पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ हमें इसका आखिरी शब्द देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, फ्री। फ्री को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है, फ्री का नाम दे दिया हमने ए। नन, नन अलग साउंड है दोस्तों फ्री से, तो इसका हमने नाम दे दिया बी। सन, ठीक है, अगला शब्द है सन। सन का हमने नन से मैच कर रहे हैं दोस्तों, सन नन, तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, बी। फिर है दोस्तों ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, तो ये दोस्तों फ्री से मैच कर रही है ना, फ्री में भी ई की मात्रा है और ट्रैंक्विलिटी इसमें भी ई की मात्रा है, तो इसको क्या हो जाएगा, ए कर देंगे, ठीक है। तो पहले की राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए, ठीक है। फिर अगला स्टैंजा दोस्तों, इसमें क्या है, सी। तो ये सी मैच करी दोस्तों फ्री से, तो इसको भी हम नाम दे देंगे दोबारा ए, ठीक है। जो शब्द दोस्तों जिस शब्द की ध्वनि से मैच करता है उसको हम वही नाम दे देंगे जो हमने पिछला नाम दिया था, ठीक है। इसका ये थोड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे जो इजी चीज़ होती है इंग्लिश में, ठीक है, लिटरेचर के अंदर, वो होती है दोस्तों सिमिली को पहचाना, क्योंकि इसमें सीधा शब्द दे रखा होता है, लाइक, एज, सो, देन, सच, ठीक है, इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये शब्द पहचान के आप कर सकते हो कि ये सिमिली है, सबसे आसान रहता है। और उसके बाद में अगर कोई आसान चीज़ है तो वो है दोस्तों राइम स्कीम, ठीक है, वो चीज़ है राइम स्कीम। अब देखो दोस्तों कि राइम स्कीम में भी हमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमने पहचानने कि पहले में क्या है, ए बी बी है, तो देखते हैं किसमें ए बी बी दे रखा है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन है जिनमें ए बी बी ए दे रखा है, इनमें तीनों में, इन तीनों में ए बी बी ए दे रखा है, ठीक है, और इसमें नहीं दे रखा, तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है, इसकी तो बात ही छोड़ो। तो हम ए बी सी में से तीनों में से कोई एक है, आगे देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ऐसा काम करते हैं। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट है सी। सी किससे मैच कर रही, फ्री से, इसका हमने नाम दिया था ए। फिर है अवेक, ये दोस्तों एकदम अलग ध्वनि है, ना तो सन से मैच कर रही है ना फ्री से, अवेक, इसको हम नाम दे देंगे सी, ए सी। मेक और अवेक एक जैसा, इसको भी हम नाम दे देंगे सी। फिर है एवरलास्टिंग ली, तो ये सी से मैच कर रहा है दोस्तों, सी को हमने नाम दिया है ए, ठीक है, क्योंकि दोनों में ए की मात्रा है, सी एवरलास्टिंग ली, ठीक है, एवरलास्टिंग ली और सी, ई की ध्वनि आ रही, इसको हमने नाम दे दिया एस सी सी ए। तो पहले को हमने नाम दिया था ए बी बी ए, फिर हमने नाम दे दिया एस सी सी ए। तो देखते हैं किसमें एस सी सी ए दोस्तों, कि इसमें ए बी बी ए और एस सी सी ए इसमें तो है, और इसमें दोस्तों इसमें ए बी बी ए दे रखा है वापस दोबारा, देखिए एक तो ए बी बी ए और ए बी बी ए, दोनों में ए बी बी ए नहीं दोस्तों, एस सी सी ए है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों क्या है, ए बी बी ए और एस सी सी ए, यहाँ तक सही है ये, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन बी और दोस्तों डी तो वैसे ही कट गए, ठीक है, क्योंकि गलत हो गई राइम स्कीम। अब यहाँ तक ये 8 लाइन सही है। अब देखते हैं अगली 6 लाइन क्या है, इसमें दे रखा है हियर, ठीक है, हियर। हियर दोस्तों एकदम अलग साउंड है जो कि अभी तक नहीं आया है, ठीक है। फिर है थॉट, थॉट भी दोस्तों अलग है, तो इसको भी हम नाम दे देंगे ई। डिवाइन भी एकदम अलग है, इसको भी हम नाम दे देंगे एफ, ठीक है, DEF। फिर है ईयर, ईयर हियर से मैच कर रहा है दोस्तों, इसको नाम दे देंगे हम डी। फिर है दोस्तों श्राइन, ठीक है, फिर क्या है श्राइन, श्राइन डिवाइन से मैच कर रहा है, डिवाइन को हमने नाम दिया था एफ, ठीक है, तो DEF और DF
फिर है नॉट, नॉट को मैच करा है दोस्तों थॉट से, नॉट थॉट, थॉट को हमने नाम दिया था ई, तो इसको भी नाम दे देंगे हम ई। तो लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ई एफ और डी एफ ई, याद रखना डी ई एफ और डी एफ ई। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि डी ई डी दे रखा है इसमें, तो ये तो गलत हो गया, ये पहले से गलत है दो, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये, इसमें दे रखा है डी ई एफ और डी एफ ई। तो शुरू से देख लीजिए दोस्तों कि ए बी बी ए, एस सी सी ए, डी ई एफ और डी एफ ई, ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या मेरे को बोलने की ज़रूरत है, कुछ बोलने की ज़रूरत है, नहीं है ना। कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन 7 में मेरे को उत्तर बताने की ज़रूरत थी या नहीं थी, बताइए ज़रूर मेरे को कमेंट में। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी पिछले सवाल मैंने आपको बताया कि सबसे जो इजी फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है दोस्तों सिमिली। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये शब्द दे रखे हैं, होते हैं लाइक, एज, ठीक है, सो और देन, इस प्रकार के शब्द, सच, ये 4-5 शब्द रहते हैं, ठीक है। और उनमें से ज़्यादातर 2 ही शब्द आते हैं, सिर्फ 2 ही शब्द आपके थर्ड ग्रेड में 2 ही शब्द आएंगे, लाइक और एज। मैं आपको ये लगभग तय ही है, गारंटी नहीं लेता हूँ दोस्तों, बस ये तय मानो कि 2 शब्द ही आएंगे, लाइक और एज, ठीक है। अगर क्वेश्चन हार्ड आ जाएगा तो एज दे देंगे, और बाकी आपको इजी बनाना होगा अगले को क्वेश्चन तो लाइक आ जाएगा। बाकी दोस्तों सो भी दे सकता है, देन भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी दे, ठीक है। तो मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी नहीं ले सकता दोस्तों। एज आपने देख लो दोस्तों कि इसमें क्या दे रखा है, एज, कि होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन, कि ये शाम का जो समय है ये किस प्रकार से लगता है, पवित्र लगता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक सन्यासीन पवित्र होती है उस प्रकार से ये एक पवित्र वक्त लगता है मेरे को। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर, डी सिमिली, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, ठीक है, जिसमें टाइम और प्लेस बताया जाए दोस्तों, ठीक है, टाइम एंड प्लेस। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, जब किसी नाटक को आप पढ़ोगे, ठीक है, किसी उपन्यास को आप पढ़ोगे या किसी कहानी को आप पढ़ोगे, जब उसमें किसी जगह का नाम बताया जाए, ठीक है, किसी जगह का नाम बताया जाए कि ये जगह है, ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर बताता था कि इसमें जगह डेनमार्क है या इसमें वो है, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रही है कोई बात, वरना मैं आपको बताता। तो वो यूज़ करता था शेक्सपियर, ठीक है, और भी कई हर पोइट हर राइटर यूज़ करता है, ठीक है, जो भी नाटक उपन्यास या कहानी लिखता है वो अपने इन कहानियों में टाइम और प्लेस ज़रूर बताता है दोस्तों, ठीक है, टाइम और प्लेस बताता है कि शाम का वक्त है, सुबह का वक्त है, या जो भी है, जैसा भी माहौल है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस चीज़ को कहते हैं दोस्तों सेटिंग, ठीक है, सेटिंग, कि इस नाटक की सेटिंग क्या है, मतलब वो ये जानना चाहता है कि उस नाटक में जो इस्तेमाल की गई जगह है, ठीक है, प्लेस है, वो प्लेस क्या है, ठीक है, वो प्लेस कुछ भी हो सकता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, वो उसकी रचना है, क्रिएटिविटी, वो कुछ जगह देता है, उसका खुद का एक रीज़न होता है। उसका टाइम क्या था, ठीक है, उस नाटक में पर्टिकुलर जो सीन था, उस पर्टिकुलर सीन का टाइम क्या था वो वो पूछता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या शामिल रहता है वो बताता हूँ, ठीक है, माहौल क्या था, इन्वायरमेंट क्या था, इन्वायरमेंट क्या था, ठीक है, माहौल कैसा चल रहा था, और वेदर कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है, बरसात के मौसम के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, मौसम के बारे में बता सकता है कि बारिश हो रही थी, धूप निकल रही थी, बहुत धूप पड़ रही थी और उस धूप में वो रिक्शा चला रहा था, तो ये वेदर कंडीशन हो गई ना, है ना। तो ये 4-5 चीज़ें होती है दोस्तों जो मिलके सेटिंग कहलाती है, ठीक है, उनमें से इन 4-5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दे देगा राइटर, ठीक है, अपने नाटक में या किसी में, या 4-5 चीज़ एक साथ भी दे सकता है, या इनमें से कोई 2-3 भी दे सकता है, वो उसकी क्रिएटिविटी है खुद की, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ बताएगा ही बताएगा वो आपको, ठीक है, या तो जगह बता दे या कुछ और बता देते। और ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, जो उपन्यास होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें ये 5 चीज़ बताई जाती है हर सीन में, कि भैया अभी ये सीन चल रहा है, ये माहौल है, ये वेदर कंडीशन है, ये वक्त हो रहा है, ये जगह का नाम है, रसोई में है, रसोई में बैठी है, ठीक है, बैठने का पोस्चर क्या है। नॉवल तो बहुत ज़्यादा ग्रेट फॉर्म है दोस्तों, नॉवल तो ये मान लो आप कि वो एक मूवी होती है, ठीक है, एक ऐसी मूवी जिसे आप देख नहीं सकते बस, ठीक है, जिसे आप अपनी मन की आंखों से देख सकते हो, उसको बोलते हैं उपन्यास दोस्तों, ठीक है। तो ये कहलाती है दोस्तों सेटिंग। कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ पुराने वीडियो में दोस्तों, जब कैरेक्टर के अंदर कोई द्वंद्व चलता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट 2 प्रकार का होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक तो वो क्या करता है, उसकी लड़ाई चलती है, कॉन्फ्लिक्ट को आप लड़ाई से समझ सकते हो, ठीक है, लड़ाई का मतलब वो कोई मुक्का मक्की वो नहीं दोस्तों, ठीक है, मतलब
ऐसे विचारों की एक लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। और वो विचारों की लड़ाई किसी के साथ भी हो सकती है दोस्तों, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके नहीं मतलब किरदार के पेरेंट्स के साथ हो सकती है, उसकी अपने बीवी के साथ हो सकती है, विलन के साथ हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है दोस्तों, ठीक है। भगवान के साथ हो सकती है, नेचर के साथ हो सकती है, मौसम के साथ हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। वो सब क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट कहलाते हैं, ठीक है। और जब इंसान के खुद के साथ लड़ाई चलती है, खुद के साथ मन ही मन में लड़ाई चलती है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ठीक है। मेरे को क्या अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, मान लो। जैसे कि वो गली बॉय मूवी आई थी दोस्तों, उसमें क्या था, उस हीरो के साथ, रणबीर कपूर के साथ इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? अगर आपने देखी हो तो आपको याद होगा, उसके साथ इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसका खुद का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके, ठीक है। हालांकि उसमें दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, एक्सटर्नल भी थे और इनर, दोनों कॉन्फ्लिक्ट था। उसके घर वालों के साथ भी लड़ाई थी और खुद का भी चल रहा था कि मैं करूं या ना करूं, ठीक है। इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसको इनर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। राइजिंग एक्शन, जो शुरुआत में नाटक शुरू होता है उसके समय जो एक्शन दिखाए जाते हैं उसको बोलते हैं राइजिंग एक्शन होता है दोस्तों, वो शुरुआत का पहला एक्शन होता है, ठीक है। प्लॉट आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सेटिंग। नेक्स्ट, टेक द टर्म सोनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी वर्ड। तो सोनेट जो है दोस्तों वो है सोनेटो से, वो लिया गया है सोनेटो से, ठीक है। सोनेटो एक इटालियन वर्ड है दोस्तों, सोनेटो, ऑप्शन सी से हो जाएगा सोनेटो। सोनेटो का अर्थ होता है दोस्तों एक छोटी कविता, एक छोटी पोएम या एक छोटा गीत, जिसको बोलते हैं सोनेट, ठीक है। कितने लाइनों की होती है दोस्तों? याद रखना, 14 लाइनों की पोएम। ये क्वेश्चन आ सकता है, कितनी लाइनों की होती है? 14 लाइनों की कविता को क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द लिया गया है सोनेटो से, इटालियन वर्ड है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अ सॉन्ग और पोएम एक्सप्रेसिंग सोरो और लेमेंटेशन स्पेशली फॉर वन हु इज डेड। एक ऐसा गीत होता है, एक ऐसी कविता होती है, ठीक है, जिसमें कवि दुख प्रकट करता है किसी के मर जाने पर, ठीक है, उसके लिए दुख प्रकट किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? शॉर्ट स्टोरी कहलाती है, ड्रामा कहलाती है, सोनेट कहलाती है या एलिजी कहलाती है? तो वो कहलाती है एलिजी दोस्तों, ठीक है। एलिजी में क्या होता है, कवि अपने किसी प्रिय मित्र की या किसी साथी कवि की मौत पर वो गीत लिखता है, उसको बोलते हैं एलिजी, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच इज नॉट अ ड्रामेटिक डिवाइस इन अ प्ले। तो दोस्तों ड्रामेटिक डिवाइस क्या होता है कि लेखक जब नाटक लिखता है, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस अप्लाई करता है अपने लेखनी में, अपने राइटिंग में, कि जिससे कुछ क्रिएट हो, कोई चीज़ क्रिएट हो, कुछ भी क्रिएट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक डिवाइस, ठीक है। वो ड्रामेटिक आयरनी हो सकती है, सोलिलोक्वी हो सकती है, मोनोलॉग हो सकता है, लेकिन जॉय नाम का कोई भी ड्रामेटिक डिवाइस नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जॉय नाम का कोई भी ड्रामेटिक डिवाइस नहीं होता है दोस्तों। और ड्रामेटिक आयरनी की मैं बात करूं अगर आपके साथ, तो ड्रामेटिक आयरनी होती है दोस्तों कि जैसे कि किसी फिल्म या नाटक में आपने पता होगा कि कुछ चीज़ें होती है, कोई घटना होती है या कोई बात होती है जो ऑडियंस को पता रहती है, लेकिन उस फिल्म या नाटक में काम करने वाले किरदारों को पता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बात बताऊं कि जैसे कि आपने शाहरुख खान की फिल्म देखी होगी डर, ठीक है, शाहरुख खान की फिल्म डर है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि शाहरुख खान जूही चावला से प्यार करता है और वो पागलों वाला प्यार करता है, ठीक है। ये बात दोस्तों ऑडियंस को पता रहती है कि शाहरुख खान उसको परेशान कर रहा है, जूही चावला को, ठीक है, और पागलों वाली मोहब्बत कर रहा है, उसके घर पे फ़ोन करता है और हर प्रकार की हरकतें करता है वो, ठीक है। और फिल्म में जो किरदार होते हैं उनको पता नहीं रहता है कि ये शाहरुख खान ही है, ठीक है, बस ऑडियंस को पता रहता है। तो वो चीज़ जो कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है। फिल्म्स के एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि फिल्में देखा करो। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर इंसान बनना है तो फिल्म देखिए, ठीक है, और अच्छी फिल्म देखिए। ये कोई सलमान खान शाहरुख खान वाली फिल्में मत देखिए, शाहरुख खान पहले अच्छी फिल्में बनाता था, ठीक है। और इंटेलिजेंट फिल्म देखिए, इंटेलिजेंट सिनेमा देखिए दोस्तों, ठीक है। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ सिनेमा जरूर देखिए, एक फिल्म दिन की ज़रूर देखिए, ठीक है। 24 घंटे होते हैं, उनमें से 1 घंटा आप मूवी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फेसबुक फालतू का, इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ट्विटर, ये चलाना बंद कर दो। इसकी जगह आप एक फ़िल्म देख लो, इंसान बन जाओगे, ये मेरी गारंटी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमें फिल्में इंसान बनाती है दोस्तों। 1 घंटा देख लोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 घंटा इसमें दोगे तो 4 घंटे आपके वो फेसबुक वाले बच जाएंगे, ठीक है। उन 4 घंटों में आप पढ़ाई कर लो। फिल्म से बड़ा कोई भी आनंद नहीं है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी आर्ट है वो ड्रामेटिक आयरनी। बता दें मैंने सोलिलोक्वी और मोनोलॉग दोस्तों। सोलिलोक्वी में क्या होता है दोस्तों कि जो कैरेक्टर होता है,
वो स्टेज पर अकेला रहता है, ठीक है। और मोनोलॉग में क्या होता है कि कैरेक्टर स्टेज पर अकेला नहीं रहता है, मतलब उनका खुद का डायलॉग रहता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का डायलॉग होता है, ठीक है। बातें कौन बोलता है, एक लंबा डायलॉग होता है जो कि कौन बोलता है, कैरेक्टर बोलता है स्टेज पर आके, और कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है। सॉलिलोक्वी में और मोनोलॉग में एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों कि एक लंबा डायलॉग होता है, ठीक है, और उस लंबे डायलॉग को सिर्फ एक ही किरदार बोलता है, सामने मतलब काउंटर कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, ठीक है, सामने कोई जवाब नहीं देता है, ठीक है, सिर्फ सुनने वाला होता है। और सुनने वाला भी किस में होता है दोस्तों, सिर्फ मोनोलॉग में होता है, ठीक है। सॉलिलोक्वी में कोई नहीं होता है, ठीक है। सॉलिलोक्वी में क्या होता है कि वो अपनी बात दर्शकों को बता रहा होता है, या तो वो खुद से बात करता है, ठीक है, या फिर वो दर्शकों को अपने मन के हालात बता रहा होता है। सॉलिलोक्वी में आपको पता है दोस्तों, एक हैमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का, उसकी एक बड़ी फेमस सॉलिलोक्वी है, और सबसे फेमस सॉलिलोक्वी दुनिया में यही है दोस्तों। सॉलिलोक्वी की अगर बात करें तो सबसे फेमस यही है, ये नाम रट लो आप, अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ, इस प्रकार की सॉलिलोक्वी है दोस्तों, ठीक है। और मोनोलॉग में क्या होता है दोस्तों, एक लंबा डायलॉग होता है, ठीक है, उसके सामने किरदार मौजूद रहते हैं, लेकिन डायलॉग सिर्फ एक ही एक्टर बोलता है, ठीक है, और बाकी लोग उसको सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, और जानते भी हैं। जैसे कि मैं आपको याद आ रहा है, मेरे को एक डायलॉग, फेमस डायलॉग आपने सभी ने देखा होगा आई होप, कि सनी देओल की एक मूवी थी, शायद दामिनी नाम था या बिजली नाम था उस फिल्म का, मेरे को याद नहीं, वैसे दामिनी और बिजली एक ही होते हैं, दामिनी नाम ही था शायद, मेरे को लगता है। उसमें डायलॉग है ना, वो आपने सुना होगा सभी ने आई होप, कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहा। तो वो एक लंबा डायलॉग है दोस्तों, सनी देओल साहब का वो एक लंबा डायलॉग है जिसमें वो बोलते हो, है ना, बड़ा ही इंटेलिजेंट डायलॉग है वो, ऐसा नहीं कि वाहियात बकवास की उसमें, वो सच बयान किया उन्होंने, उनके अंदर का वो फ्रस्ट्रेशन निकाला है, ठीक है। तो वो दोस्तों मोनोलॉग कहलाता है, जिसमें वो एक कोर्ट के अंदर खड़े हैं, कोर्ट के अंदर उनकी बातों को सुना जा रहा है, जज साहब सुन रहे हैं, वहाँ की पब्लिक सुन रही है, एडवोकेट सुन रहे हैं, 2-2 3-3, ठीक है। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो मोनोलॉग होता है। और सॉलिलोक्वी जिसमें स्टेज पर सिर्फ वो एक ही एक्टर रहता है, सिंगल एक्टर रहता है, अकेला रहता है, अलोन ऑन द स्टेज, ठीक है, रहता है सॉलिलोक्वी के अंदर। और मोनोलॉग के अंदर अकेला नहीं रहता है, बोलता अकेला है लेकिन अकेला रहता नहीं है, ऑडियंस होती है उसकी सुनने के लिए, लोग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं सुनने के लिए, ठीक है। और जोए नाम का कोई ड्रामेटिक डिवाइस नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये कहता है कि विच इज़ नॉट, कौन सा नहीं है, जोए नाम का कोई नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों तो हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राइम स्कीम क्या होती है शेक्सपियरियन सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है, ठीक है। तो शेक्सपियरियन सोनेट की अगर दोस्तों बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम से पहले मैं आपको बात बता दूं कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है कि 4 स्टेंजा होते हैं, ठीक है, और उन चार लाइन होती है, सॉरी स्टेंजा नहीं होती है, 4 सेंटेंस होते हैं, 4 लाइन होती है, और उन 4 लाइनों के जोड़े को बोलते हैं क्वार्ट्रेन। मैं आपको पहले बताया था, क्वार्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वार्ट्रेन कितने होते हैं, 4 लाइनों के जोड़े को क्या बोलते हैं, क्वार्ट्रेन। और ये क्वार्ट्रेन कितने होते हैं दोस्तों, ये क्वार्ट्रेन 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 क्वार्ट्रेन होते हैं, ठीक है। कितने क्वार्ट्रेन होते हैं, 3 क्वार्ट्रेन होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 क्वार्ट्रेन होते हैं। और लास्ट में 2 लाइनों का एक जोड़ा होता है, कितनी लाइनों का, 2 लाइनों का, उसको बोलते हैं दोस्तों कपलेट। क्या बोलते हैं उसको, कपलेट, जिसको दोहा बोलते हैं ना हिंदी में, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कपलेट, ठीक है। तो ये शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। 14 लाइन होंगे, 4 3 12, 4 4 4 4 4 4 3 12 और 2, ये 12 और 2 14 है, ठीक है। ये क्वार्ट्रेन कहलाते हैं दोस्तों, 4 लाइनों के जोड़े, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं राइम स्कीम की, ठीक है। तो राइम स्कीम दोस्तों पहले क्वार्ट्रेन की रहती है AB, ठीक है, दूसरे की CD, तीसरे की EF और कपलेट की रहती है GG, ठीक है। तो वो दोस्तों ऑप्शन हो गया अपना ऑप्शन B, AB, CD, EF, GG। ये पहला क्वार्ट्रेन, ये दूसरा क्वार्ट्रेन, ये तीसरा क्वार्ट्रेन और ये कपलेट हो गया दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों मिल्टोनिक सोनेट की, तो मिल्टोनिक सोनेट का क्या स्ट्रक्चर रहता है कि 8 लाइनें होती हैं एक साथ, ठीक है, 8 लाइन होती हैं एक साथ लिखी जाती है, वो होती है, उसको बोलते हैं ऑक्टेव, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। और नीचे होती है दोस्तों 6 लाइनें, 6 लाइनों का एक जोड़ा होता है, उसको बोलते हैं सेस्टेट, ठीक है, सेस्टेट। कितनी होती हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। इसमें कितनी लाइन होते हैं दोस्तों, 8 लाइन, और इसमें 6, 8 और 6 14 है, जोड़ के देख लो चाहे इसे कैलकुलेटर पे। तो 8 और 6 14 लाइन होती है दोस्तों, ठीक है। सोनेट में 14 लाइन होती है, इसमें ऑक्टेव रहता है और इसमें नीचे वाले में सेस्टेट रहता है, ठीक है। इसकी राइम स्कीम क्या रहती है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ऑक्टेव की रहती है
ABBA, ठीक है, ABBA, ये तो हो गया अपना ऑक्टेव। और सेस्टेट की रहती है दोस्तों CDC, ठीक है, या फिर इसकी जगह हो सकती है दोस्तों CDE, ठीक है, CDE, ये अपना सेस्टेट, या तो होगी CDC या होगी CDE, एक होगी कोई, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कोई 12 लाइन होगी या 15-16 लाइन होगी, ठीक, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसकी ये है मिल्टॉनिक की और वो थी शेक्सपियरन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी निचले वाली बात जो है वो सत्य है दोस्तों, कौन सी बात सत्य है। ये कहता है एलिजी इज अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है दोस्तों इंग्लिश में थॉट, THOUGHT, थॉट यानी विचार, ठीक है, विचार। ये कहता है कि एलिजी क्या पोएम होती है, जिसमें एलिजी एक ऐसी पोएम है जिसमें गंभीर विचार होते हैं, गंभीर बातें करता है कवि। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। तो ये पोएम कब लिखी जाती है दोस्तों, ये पोएम लिखी जाती है जब कवि का कोई नज़दीकी व्यक्ति गुजर जाए, उसके ऊपर लिखता है, उसकी तारीफ करता है, ठीक है, सांत्वना देता है, ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो ये लिखी जाती है, एक सब्जेक्ट इसका जो है सीरियस होता है दोस्तों। तो सीरियस लिखेगा, मौत के विषय एक सीरियस सब्जेक्ट है, तो ये सीरियस रिफ्लेक्शन रहते हैं, इसके अंदर सीरियस विचार रहते हैं, सही बात है। ये कहता है एलिजी डोंट फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ मीटर, राइम और स्ट्रक्चर, सही बात है। एलिजी में मीटर का, राइम का, स्ट्रक्चर का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है, जैसे मन किया कवि ने लिख दी, ठीक है। मीटर, राइम स्कीम, स्ट्रक्चर, ये किस में रहता है दोस्तों, ये रहता है सोनेट में। ये तीनों चीज़ किस में रहती है, सोनेट में। कि उसको स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिर्फ 14 ही लाइन ही होनी चाहिए। एक फिक्स राइम स्कीम होती है दोस्तों, एक फिक्स मीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर। कौन सा मीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती है, और मीटर में नहीं लिख सकते आप उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें सोनेट में होती है, एलिजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है एलिजी बिगन्स विद द लेमेंट ऑफ लॉस द लाइफ ऑफ अ पर्सन और लॉस ऑफ ए थिंग, सही बात है, एकदम सही बात है। ये तीनों सही है दोस्तों, 4 ऑप्शन सही है। कि जो एलिजी है उसमें क्या रहता है, किसी व्यक्ति को कवि ने खो दिया है, ठीक है, उस पर वो दुख प्रकट करता है ना, कोई चीज़ हो गई या कोई वस्तु हो गई, उस पर वो एक एलिजी पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि द एलिजी इन विच द पोइट लेमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव। ये कहता है कि एक ऐसी एलिजी जिसमें कवि अपने किसी खास दोस्त की या खास रिश्तेदार के ऊपर मर जाने पर कविता लिखता है, ठीक है, उनकी मौत पर कविता लिखते हैं। खास दोस्त की मौत पर या खास रिश्तेदार की, कोई भी हो सकता है, वो पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती है, बीवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उन पर लिखता है। तो वो एलिजी कौन सी कहलाती है दोस्तों, इम्पर्सनल एलिजी, पैस्टोरल एलिजी या पर्सनल एलिजी, ठीक है दोस्तों। नाम से पता चल रहा है, तो ज़्यादा मैं इसमें सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा। तो नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये पर्सनल एलिजी होती है, ठीक है, क्योंकि वो उनके पर्सनल व्यक्ति थे, ठीक है। अब कहते हैं ना कि यार ये कौन है, ये मेरा पर्सनल आदमी है, ठीक है ना, इसको शायद में बुला लो, ये मेरा पर्सनल आदमी है। पर्सनल यानी ये मेरा नज़दीकी आदमी है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल एलिजी दोस्तों। जब नज़दीकी व्यक्ति या नज़दीकी रिश्तेदार या नज़दीकी जो दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड हो, उस पर जब उसके मर जाने पर जब कविता लिखी जाए, वो कहलाती है पर्सनल एलिजी। और दोस्तों इम्पर्सनल एलिजी कहलाती है जो मतलब पूरी दुनिया के इंसानों पर लागू हो, इस प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। कवि ऐसा एक दुख प्रकट करता है जो दुनिया के हर इंसान को होता है, ठीक है, दुनिया के हर इंसान को वो दुख है, वो दुख झेलना ही पड़ेगा, जैसे कि मौत, ठीक है, मौत है, मौत मुअय्यन है, एक दिन जाना इस दुनिया से ही श्योर है, ठीक है। राजा भी गया है, रंक भी गया है, तो कोई भी इससे खाली नहीं रहा है। तो वो चीज़ जो कराती है दोस्तों, वो इम्पर्सनल एलिजी कराती है जो दुख हर इंसान का होता है, ठीक है, जो हर इंसान के भाग्य में लिखा हो दुख, उस दुख को याद करके लिखी जाती है, उसको बोलते हैं इम्पर्सनल एलिजी दोस्तों, ठीक है। और पैस्टोरल एलिजी होती है दोस्तों कि जब कवि एक अपने दोस्त के मर जाने पर कविता लिखता है, कवि अपने दोस्त के मर जाने पर कविता जब लिखता है, और वो क्या करता है, जिस पर वो कविता लिख रहा है, यानी जो मर गया उसका दोस्त, उसको प्लस खुद को, ठीक है, उन दोनों को वो क्या मान लेता है, ग्वालिया मान लेता है। गांव में जो ग्वालिया होते हैं ना, ग्वालिया यानी जो अपने जानवरों की रक्षा करते हैं, क्या करते हैं वो, मतलब जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, है ना, सुबह सुबह आते हैं, और जो हमारे घर में जो भी जानवर पशु हैं, ठीक है, बकरी हो, भेड़ हो, उनको वो ले जाते हैं। ज़्यादातर वो बकरी और भेड़ को ही ले जाते हैं, ठीक है, भैंस वगैरह को आई थिंक नहीं ले जाते हैं वो लोग। तो उनका एक सब्सक्रिप्शन पैक रहता है दोस्तों कि 100 रुपये, 150 रुपये या जो भी उनका होता है, रेट होती है, वो एक सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं
और वो पैसे लेते हैं उतना, ठीक है। और अलग अलग पैक होते हैं उनके कि वो बकरी ब्याने पे बच्चा रख लेते हैं, जो भी उनका एक अलग होता है, ठीक है, सिस्टम है उनका खुद का। तो वो पेस्टरल एलर्जी होती है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कवि खुद को क्या मानता है, गवालिया मानता है, गाँव का दृश्य पेश किया जाता है और जो मर गया है उसको भी ग्वालिया मान लेता है, ठीक है। उन दोनों खुद को और उसको दोनों को ग्वालिया मानकर जो पोएम लिखी जाती है उसको बोलते हैं पेस्टरल एलिजी। शेफर्ड मान लेता है, ठीक, क्या मानता है, शेफर्ड, SHEPHERD, शेफर्ड यानी ग्वालिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। 3 गलत है और 1 सही है, ठीक है, इसका अर्थ ये। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि द पर्पज ऑफ एलिजी इज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स रादर देन अ टेल ए स्टोरी। सही बात है। एलिजी का उद्देश्य क्या होता है कि एलिजी में भावनाएं बताई जाती है, ठीक है। एक कहानी कहने की बजाय भावनाएं क्या हैं कवि की, जो व्यक्ति मर गया उसके प्रति, ठीक है, वो बताई जाती है। कवि वो बताता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका प्रिय व्यक्ति, उसके ऊपर वो एलिजी लिखता है, तो उसके बारे में वो क्या सोचता था, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है, एलिजी के अंदर। तो ये ऑप्शन तो सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये कहता है कि सोनेट्स आर ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय देयर सब्जेक्ट मैटर। ये बात गलत है दोस्तों, कि सोनेट की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए। सब्जेक्ट मैटर दोस्तों मैटर करता है एलिजी में। एलिजी में सब्जेक्ट मैटर एक ही रहता है, दुख, ठीक है, कोई मर गया है उसके प्रति वो दुख प्रकट कर रहा है, ये एलिजी का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। सोनेट में दोस्तों सोनेट की पहचान सब्जेक्ट मैटर से नहीं होती है, बल्कि सोनेट की पहचान कई चीज़ों से होती है। आप उसकी लाइन से पहचान सकते हो कि उसमें 14 लाइन है कि नहीं है, ठीक है, उसका मीटर देख सकते हो कि उसमें आइम्बिक पेंटामीटर है कि नहीं है, ठीक है, या उसकी राइम स्कीम देख सकते हो कि उसकी राइम स्कीम शेक्सपियरियन है कि मिल्टॉनिक है, कौन सी है वो देख सकते हो आप, ठीक है। तो उसकी जो है पहचान करने के 3-4 तरीके हैं, ठीक है, बाकी जो पहचान है वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत है और ये सही है। नेक्स्ट है कि द एलिजी ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ठीक है, कि एलिजी कहाँ उत्पन्न हुई, एलिजी कहाँ पैदा हुई, कहाँ से शुरुआत हुई एलिजी की। एलिजी की शुरुआत फ्रांस से नहीं हुई थी दोस्तों, एलिजी की शुरुआत हुई थी ग्रीस से, GREECE, ग्रीस यानी यूनान जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, यूनान। एलिजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूनान से हुई थी दोस्तों, फ्रांस की बजाय, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो ये भी गलत हो गया ऑल वाला। उसमें उत्तर सही क्या है, ऑप्शन ए, कि एलिजी क्या बताता है, फीलिंग्स बताता है कहानी के बजाय, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कि द एलिजी इन विच द पोएट लेमेंट्स द जनरल फेट ऑफ मैनकाइंड। एकदम सही बात है दोस्तों, अभी भी बताई थी कि एक ऐसी इस प्रकार की एलिजी जिसमें कवि सभी व्यक्तियों के बारे में बात करता है, सभी व्यक्तियों के भाग्य के बारे में बात करता है, ठीक है, जो दुख सामान्य होता है, जो दुख सबको झेलना पड़ता है ना, उस दुख की बात करता है। तो वो दुख, वो जो एलिजी कराती है दोस्तों, वो एलिजी होती है इम्पर्सनल एलिजी, ठीक है, एक सामान्य जो भाग्य होता है व्यक्ति का, जो सभी के भाग्य में लिखा होता है, ठीक है, वो चीज़ होती है, वो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था, वो होती है दोस्तों इम्पर्सनल एलिजी। और पेस्टोरल एलिजी मैं बता दिया आपको दोस्तों, जो ग्वालिया मानकर लिखी जाती है, कवि खुद को भी ग्वालिया मानता है और जो मर गया उसको भी ग्वालिया समझ लेता है, वो समझ के लिखता है, उसको बोलते हैं पेस्टोरल एलिजी। और पर्सनल एलिजी मैंने आपको बताया था कि कोई प्रिय व्यक्ति होता है, उसका कोई क्लोज फ्रेंड हो गया, क्लोज रिलेटिव हो गया, वो पर्सनल एलिजी कहलाती है दोस्तों। और ये क्या पेट्रार्कल एलिजी कुछ नहीं होती है, ऐसा कुछ कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। 3 होती है, इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों इम्पर्सनल एलिजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 द एलिजी विच रिप्रेजेंट्स द मोर्नर एंड द वन फॉर हुम ही मोर्न्स एज शेफर्ड्स। अभी बताया था मैंने दोस्तों कि एक इस प्रकार की एलिजी जिसमें कवि क्या करता है, खुद को ग्वालिया समझ लेता है और जो व्यक्ति मर गया जिसके ऊपर वो कविता लिखने वाला है उसको भी क्या समझता है, ग्वालिया समझता है, भेड़ चराने वाला व्यक्ति समझने लगता है, ठीक है। तो वो वाली कविता क्या कहलाती है, वो वाली कविता कहलाती है दोस्तों पेस्टोरल एलिजी। क्या कहलाती है, पेस्टोरल एलिजी दोस्तों, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा पेस्टोरल एलिजी। पर्सनल और ग्रीक एलिजी कुछ नहीं होती, शेफर्ड एलिजी भी कुछ नहीं होती है, बाकी आप जानते ही हो पर्सनल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एन एलिजी। कौन सा एक चीज़ पार्ट एलिजी का हिस्सा है, ठीक है। तो ग्रीफ यानी दुख प्रकट किया जाता है, बिल्कुल कवि दुख प्रकट करता है, कोई इसका प्रिय व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, या जनरल फेट की बात करता है, ह्यूमन काइंड के, मानव के सामान्य भाग्य की जो सभी के साथ होता है उसके बारे में बात करता है, तो उसमें भी दुख प्रकट करता है, सही बात है। प्रेज टू द डेड वन, ठीक है, जो गुजर गया, जो इस दुनिया से चला गया उसकी तारीफ करता है, बिल्कुल बात सही बात है, तारीफ करता है उसकी, ठीक है, जो गुजर गया उस दुनिया से उसकी तारीफ करता है दोस्तों। कॉन्सोलेशन यानी सांत्वना भी देता है, ठीक है।
एलिजी में दोस्तों जिस प्रकार से हम किसी के घर पे कोई गुजर जाता है तो हम उनको सांत्वना देने के लिए जाते हैं ना, उसी प्रकार से कॉन्सोलेशन में भी होता है, सांत्वना देने के लिए जाया जाता है। तो इसमें सही भी ऑप्शन सही दोस्तों ऑप्शन डी, सारे ऑप्शन सही हैं। ग्रीफ भी होता है, प्रेज होता है, कॉन्सोलेशन होता है, सभी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स, कि आंतरिक जो द्वंद्व है, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब आता है? विद इन है कैरेक्टर्स माइंड, ये कैरेक्टर के मन ही मन में चलता रहता है। सही बात है, कैरेक्टर के मन ही मन में चलता रहता है, ये आंतरिक द्वंद्व है, एकदम सही बात है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक ही प्रकार है दोस्तों, और वो प्रकार है इन अ कैरेक्टर्स माइंड। ये कैरेक्टर के मन में चलता रहता है, उसके अंदर ही अंदर चलता रहता है, ठीक है, खुद से लड़ता है वो, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। और बाकी सारे दोस्तों एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के उदाहरण है, जैसे कि बिटवीन ए कैरेक्टर एंड एक्सटीरियर फोर्सेस, यानी किसी किरदार के बीच में और बाहरी ताकतों के बीच में जो द्वंद्व चलता रहता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। या बिटवीन द प्रोटोगोनिस्ट एंड द विलन, हीरो और विलन के बीच में जो द्वंद्व चलता है उसको भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और बिटवीन द प्रोटोगोनिस्ट एंड नेचर, ठीक है, प्रकृति और हीरो के बीच में चलता है। तो हीरो किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ लड़ता है, या बाहरी कोई भी ताकत हो, जैसे कि नेचर हो गई, खुदा भी हो गया, ठीक है, अगर उसकी लड़ाई भगवान से, तो वो भी क्या कहलाती है? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है दोस्तों। और इंटरनल जो उसके अंदर ही अंदर चलता रहता है। रणबीर कपूर की एक मूवी आई थी दोस्तों, रॉकस्टार, ठीक है, जिसमें वो खुद के अंदर उसके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी हो जाती है, वो किसी और के साथ चली जाती है और वो उसके लिए तड़पता रहता है, वो क्या कहलाता है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है दोस्तों। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है उस मूवी में, अगर आप कभी देखना चाहो तो रॉकस्टार मूवी है, 2011 में आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें पता चलती है दोस्तों, मूवीज़ देखने से हमारा जो है लिटरेचर का कंसेप्ट क्लियर होता है दोस्तों। ये मैं श्योरिटी बताता हूँ, ग्रामर नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मूवीज से अगर इंग्लिश मूवीज देखते हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो सकती है ना, लेकिन ग्रामर सही नहीं होगी, ये बात श्योर है। और अगर आपको लिटरेचर समझना है, देखना है, ठीक है, तो आप मूवीज देखिए, रोजाना देखिए, चाहे 1 घंटा ही देखो, लेकिन देखो जरूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विद इन अ कैरेक्टर्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अ लॉन्ग स्पीच इन अ प्ले स्पोकन बाय वन एक्टर, एक बड़ा सा स्पीच होता है जो एक एक्टर बोलता है, और वो कहलाता है दोस्तों सोलिलोक्वी या मोनोलॉग। इसमें सोलिलोक्वी का ऑप्शन नहीं है, मोनोलॉग का ऑप्शन है। सोलिलोक्वी है वो एक्टर है, स्टेज पर अकेला रहता है और वो खुद से बातें करता है, ठीक है, या तो वो खुद को बता रहा होता है या वो दर्शकों को बता रहा होता है कुछ बातें, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोलॉग और सोलिलोक्वी, जिसमें एक्टर एक ही बोलता है, एक एक्टर बोलता है, सिंगल एक्टर बोलता है, और सुनने वाले कई एक्टर हो सकते हैं स्टेज पर, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोलॉग। सॉरी, सोलिलोक्वी तो वो हो गया जो अकेला बोलता है, और मोनोलॉग जिसमें कैरेक्टर साथ में होते हैं, ठीक है, शायद उल्टा बोल गया था मैं। सस्पेंस आपको पता ही दोस्तों, रहस्य छिपा रहता है फिल्म में जो लास्ट में खुलता है। डायलॉग आपको पता ही दोस्तों, जो बातें वो बोलते हैं उसको बोलते हैं डायलॉग। हैमर्शिया, हैमर्शिया क्या होता है दोस्तों? एरर ऑफ जजमेंट। इसको अगर एक छोटी सी एक सिंगल फ्रेज में बोले तो इट इज़ द एरर ऑफ जजमेंट। ये एक एरर ऑफ जजमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। गलत निर्णय लेने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है दोस्तों, ठीक है, विच ब्रिंग्स डाउनफॉल ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। जो मेन हीरो होता है उसका डाउनफॉल होता है उसके अंदर, है ना, उसको बोलते हैं हैमर्शिया। और दोस्तों हैमर्शिया का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो है दोस्तों मकबैथ, शेक्सपियर का, ठीक है, शेक्सपियर का मकबैथ। मकबैथ है दोस्तों शेक्सपियर का, जो आपके फर्स्ट ग्रेड का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसके सिलेबस में है वो फर्स्ट ग्रेड में मकबैथ, ठीक है। बड़ा ही गजब का दोस्तों वो नाटक है, प्ले है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि मकबैथ एक सेनापति होता है राजा डंकन का, ठीक है। डंकन राजा क्या करता है कि मकबैथ को ऐसा लगता है कि मैं इसका बड़ा ही विश्वास पात्र हूँ, ठीक है, तो ये राजा मेरे को बनाएगा। लेकिन डंकन क्या करता है कि राजा बना देता है अपने बेटे को, ठीक है। राजा की घोषणा किसके लिए कर देता है? अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा अगला राजा बनेगा, ठीक है। ये बात मकबैथ को बर्दाश्त नहीं होती है ना। और मकबैथ की बीवी उसको सुलगाती रहती है कि तू राजा को मार दे और खुद राजा बन जा, ठीक है। वो भड़क जाता है, उसकी बीवी उसको भड़का देती है और वो गलती कर बैठता है, गलत निर्णय ले लेता है। वो एरर ऑफ जजमेंट उसी वक्त होता है उसका
राजा को मारना, ठीक है, वो उसका क्या है, एरर ऑफ जजमेंट है दोस्तों, गलत निर्णय ले लिया, राजा को ही मार दिया और वहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है दोस्तों। एक बार राजा बन भी जाता है, वो पावर में भी आ जाता है, लेकिन उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में उसकी बीवी भी पागल हो जाती है, ठीक है, और पागल होकर मर भी जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। मैं आपको कुछ ये 5-10 मिनट के या 1 घंटे के वीडियो में नहीं बता सकता, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कभी कहोगे तो, ठीक है, कुछ फर्स्ट ग्रेड के लोग, उसका एक अलग से बना दूंगा। खैर हमारी अलग चीज़ होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। अ स्पीच इन ड्रामा इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स, ठीक है। ड्रामा के अंदर एक भाषण होता है जो कि कौन बोलता है, एक किरदार बोलता है, ठीक है, और वो किरदार क्या होता है, स्टेज पर अकेला खड़ा रहता है, ठीक है, वो अपने विचारों को बोलता है, वो क्या कहलाती है, सॉलिलक्वी। क्या कहलाती है, सॉलिलक्वी, ठीक है। मोनोलॉग मैंने आपको बता दिया अभी कि मोनोलॉग में वो स्टेज पर अकेला नहीं होता है, उसके सामने चाहे एक ही व्यक्ति हो, ठीक है, ये एक एक्टर खड़ा है बोलने वाला, और चाहे सुनने वाला भी एक ही क्यों ना हो, ठीक है, वो सिर्फ बोलेगा तो यही, ठीक है, या सिर्फ यही बोलेगा, कोई एक ही बोलेगा। लोग सुनने वाले 1 से लेकर 1000 तक हो सकते हैं, लेकिन बोलेगा वो एक ही, ठीक है। जब वो बोलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग, ठीक है। और सॉलिलक्वी में वो स्टेज पर अकेला होता है दोस्तों, ठीक है, सॉलिलक्वी में वो अकेला होता है, सोलो होता है, सोलो। पोएटिक जस्टिस एंड असाइड। असाइड क्या होता है दोस्तों, असाइड एक शॉर्ट सॉलिलक्वी होती है, ठीक है, एक छोटी सी सॉलिलक्वी होती है जिसमें मतलब एक किरदार होता है, वो एक थोड़े से टाइम के लिए कुछ बोलता है, ठीक है। इसमें वो मतलब स्टेज पर मतलब जो किरदार है उससे बातें नहीं करता है, मतलब अलग बातें करता है, ठीक है। जो एक आजकल सिनेमा में चलती है ना, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, FOURTH, फोर्थ वॉल, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल एक सिनेमा में एक रूल है दोस्तों, कैमरा का रूल है ये, ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि किरदार क्या करता है, जो भी एक्टर होता है फिल्म में, वो क्या करता है, उन किरदारों को छोड़कर कैमरा में देख के बोलने लगता है, कैमरा में देख के बोलता है, उसको बोलता है ब्रेकिंग द फोर्थ, या लिटरेचर की भाषा में कहो तो दैट इज असाइड, ठीक है। जैसा कि आपने एक मूवी देखी होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी की फिल्म है, मनमोहन सिंह के ऊपर कोई मूवी आई थी, मनमोहन सिंह के ऊपर एक मूवी आई थी, उसका नाम क्या था यार, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, नाम याद आ गया मेरे को, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक्टर होता है अक्षय खन्ना, विनोद खन्ना का बेटा, ठीक है। अक्षय खन्ना क्या करता है, बार बार वो मतलब कैरेक्टर्स को छोड़ के कैमरे की तरफ देखने लगता है, ठीक है, तो उसका कैमरे की तरफ देखना वो क्या कहलाता है, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, ठीक है। हालांकि वो बड़ा ही एक वाहियात तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसको, वो फिल्म ही वाहियात है, ठीक है। वो फिल्म अगर आप ये असाइड को समझने के लिए देखना चाहो तो देख लो, बाकी फिल्म वो एकदम बकवास है, वाहियात फिल्म है, कोई मतलब नहीं बनता उस फिल्म का। असाइड उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें स्टेज पर किरदार खड़ा रहता है और वो सामने जो किरदार है उसके उनसे बात नहीं करता है, बल्कि ऑडियंस को बताता है कि मेरे मन में ये चल रहा है या उसके मन में ये चल रहा है या ये बात हो रही है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और दोस्तों पोएटिक जस्टिस की बात करें, ये भी एक ड्रामा डिवाइस है, ठीक है, ड्रामेटिक डिवाइस है जो कि ड्रामा में यूज़ होता है, नॉवेल में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसका अर्थ है दोस्तों कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई को हारना पड़ता है ना। इन शॉर्ट मैंने बता दिया आपको कि अच्छाई जीतेगी और बुराई को हारना पड़ेगा, ये चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पोएटिक जस्टिस, ठीक है, कहानी के साथ निर्णय करना, ठीक है। गलत आदमी हार जाता है, जैसा कि मकबैत में हुआ था दोस्तों। मकबैत में क्या हुआ था, वो गलत नीयत से गलत तरीके से राजा बन गया था, ठीक है, लेकिन लास्ट में उसका डाउनफॉल हो गया था, उसकी बीवी मर गई थी और लास्ट में वो खुद भी मर गया था, मार दिया गया था, हत्या हो गई थी उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी मकबैत के साथ, उसको बोलते हैं पोएटिक जस्टिस दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉलिलक्वी, अकेला रहता है स्टेज पर, हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज। स्टेज पर अकेला रहने का मतलब है सॉलिलक्वी बोलेगा बंदा, ठीक है, उसको सॉलिलक्वी बोलते हैं। टू बी और नॉट टू बी इज अ फेमस सॉलिलक्वी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शॉर्ट स्टोरी। सही बात है, सच है, किसके बारे में, शॉर्ट स्टोरी के बारे में एक बात सच है। वो कौन सी बात है दोस्तों, देखते हैं। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। बिल्कुल ये फिक्शन होता है, एकदम बनावटी होती है ये, इसमें कोई भी मतलब ये कोई असल ज़िंदगी पर आधारित नहीं होती ये शॉर्ट स्टोरी, ठीक है।
उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। जो असल ज़िंदगी पर आधारित ना हो, ठीक है, काल्पनिक किरदार हो, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरी। एकदम सही है। इट इज़ शॉर्ट इनफ टू बी रीड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। और इसको दोस्तों बिना रुके पढ़ा जा सकता है, बिना रुके शुरुआत से लेके एंड तक आप पढ़ सकते हो। एक ही रीडिंग में आप इसको पढ़ सकते हो, इसको ख़त्म कर सकते हो। यानी अभी आप 1 बजे मान लो 3 बजे पढ़ने बैठे और आप 4 या 5 बजे तक उसको ख़त्म कर दो एक ही रीडिंग में, ठीक है। हालांकि ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5 बजे भी इतना ज़्यादा भी नहीं होता उसमें, 3:30-4 बजे तक एक कहानी खत्म हो जाती है। इतना मतलब आदमी पढ़ सकता है एक स्टोरी को, है ना। उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी कि एक ही रीडिंग में ख़त्म हो जानी चाहिए, एक ही रीडिंग में ख़त्म हो जानी चाहिए, ये भी सही बात है। और उसके अंदर इमेजनरी कैरेक्टर्स होते हैं, इमेजनरी कहानी होती है, इमेजनरी घटना होती है, ठीक है। ये कहता है इट हैज़ ए स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और छोटे कम किरदार होते हैं, किरदारों की संख्या भी कम होती है। गिनती के किरदार होते हैं दोस्तों 5 या 7 या अधिकतम 10 मान लो, 10 तो होते नहीं है, ज़्यादातर में 5-7 ही होते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में कोई भी शॉर्ट स्टोरी उठा लो आप, उसमें बहुत ही कम कैरेक्टर मिलेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये दोस्तों सारी बातें सही है कि उसके अंदर इमेजनरी किरदार होते हैं, ठीक है, काल्पनिक किरदार होते हैं, काल्पनिक घटनाएं होती हैं, ठीक है। एक ही रीडिंग में उसको पढ़ा जा सकता है और कम किरदार होते हैं। सारी बातें सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अ टाइप ऑफ ड्रामा, एक प्रकार का ड्रामा दैट एड्रेसेस द सोरोफुल डाउनफॉल ऑफ अ प्रोटोगोनिस्ट, जिसमें किसी हीरो का हार होती है, ठीक है, एक दुख भरी हार होती है, उसका पतन होता है। हार का मतलब पतन, डाउनफॉल यानी उसका पतन होता है, बुरी तरह से उसका पतन होता है। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है दोस्तों ट्रेजेडी, ठीक है। ये सीरियस ट्रेजेडी नाम का कोई टर्म नहीं होता, ट्रेजेडी होती है सिर्फ, ठीक है। 2 ही टर्म होते हैं दोस्तों ड्रामा की, 2 प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं कॉमेडी और एक होता है ट्रेजेडी, और एक निकाला था इन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है, कॉमेडी जिसका अंत सुखद हो। इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको, जिसका अंत डिटेल में दोस्तों कभी इन पर टॉपिक बनाऊंगा तभी बताऊंगा। सुखद अंत होता है, ठीक है, यानी किसी की भी मौत नहीं होती है। और ट्रेजेडी वो होती है जिसमें किसी एक की मौत होती है, ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट की मौत होती है, लेडीज हो या जेंट्स, कोई भी प्रोटोगोनिस्ट हो उनकी मौत जरूर होती है, उसको बोलते हैं ट्रेजेडी दोस्तों, ठीक है। और ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है दोस्तों कि उसमें थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है, एक सोरोफुल पार्ट होता है, ठीक है। पूरी कहानी सोरोफुल नहीं होती है, सोरोफुल एक पार्ट होता है। जैसे कि कौन सा था वो यार जो आपके शेक्सपियर में फर्स्ट ग्रेड में है, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, शेक्सपियर का है दोस्तों। ये ट्रेजिक कॉमेडी है जिसमें क्या होता है दोस्तों कि उनको ये दुख ये रहता है कि मतलब एक राजा होता है, उसका शासन उसका भाई हड़प लेता है और उनको निर्वासित कर देता है, वनवास भेज देता है, जंगल में भेज देता है, निकाल देता है अपने राज्य से, है, और उनको जंगल में रहना पड़ता है। ये उनका एक दुख रहता है, ठीक है। बाकी ड्रामा वो कंप्लीटली क्या है, कॉमेडी ड्रामा है, ठीक है। उसमें कॉमेडी रहती है 70 to 80%, ठीक है। और छोटा सा एक हल्का सा दुख रहता है कि उनको वनवास में रहना पड़ा, ये दुख रहता है, और इसमें भी कॉमेडी होती रहती है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एज यू लाइक इट, ठीक है। और आपने वो 7 एजेस ऑफ मैन जो पोएम है शेक्सपियर की वो पढ़ी होगी, वो इसी का है दोस्तों, एज यू लाइक इट का, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन बीइंग इन हिज लाइफ प्लेज मैनी पार्ट्स एट फर्स्ट इन्फेंट। इस प्रकार से वो पोएम शुरू होती है, मेरे को याद आ गया, इसलिए मैंने पढ़ाया था अभी 12th क्लास में, जब मेरे को ये कविता याद रह गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस जो ट्रेजेडी क्या होती है दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा दुख भरा पतन होता है प्रोटोगोनिस्ट यानी हीरो का, ठीक है, तो वो कहलाती है ट्रेजेडी। इसका उत्तर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कि द टर्म डैश डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ अ ट्रेजेडी ऑन द ऑडियंस, ठीक है। एक ऐसा टर्म होता है जो मतलब ये बात परिभाषित करता है कि इस ट्रेजेडी का असर लोगों पर हुआ है, ठीक है। जो ट्रेजेडी देखने से आपके ऊपर असर करे वो ट्रेजेडी, है ना, जो ट्रेजेडी आपके ऊपर असर करे, आपके दिलो दिमाग पर, आपका एक नवीनीकरण हो, एक पवित्रीकरण हो, एक प्यूरिफिकेशन हो आपका, ठीक है, जो आपको असर करे, और आप ये एक तरह से मन ही मन में कसम लेते हो कि यार कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, यार कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। मान लो कोई फिल्म देखी आपने जिसमें दहेज के कारण कोई अपनी बीवी को जला देता है, ठीक है,
तो आपका भी एक प्यूरिफिकेशन हो जाएगा कि यार कम से कम मैं तो मेरी बीवी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, वो दहेज लाए या ना ले कोई दिक्कत नहीं, हालांकि दहेज नहीं लेना चाहिए यार, लेकिन ये मैंने एक आपको बताया बात, ठीक है। तो ऐसा आपका जो प्यूरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। और जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, 3 इडियट्स आमिर खान की, तो आपने उसमें ये सीखा ना, मतलब जो सीख मिलती है ना, उस सीख को क्या कहते हैं, ठीक है, उस वो होती है सीख, ठीक है। सीख को आप क्या कहते हो, ये कहना चाहता है कि ट्रेजेडी में आप जो सीख लेते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों कैथारसिस। हाँ, तो मैं 3 इडियट्स की बात कर रहा था, जब उसमें जो एक लड़का था दोस्तों शुरुआत में फिल्म में, क्रिश्चियन, ठीक है, वो क्रिश्चियन लड़का था, वो रिक्वेस्ट करता है टीचर से कि सर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, जो उसमें प्रिंसिपल होता है वायरस बोमन ईरानी, उससे रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, आप प्लीज़ मेरे प्रोजेक्ट को एक बार देख तो ले। वो देखता नहीं है, ठीक है, और वो तंग आके सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो हमारा भी वहाँ पर मन ख़राब होता है ना, इन चीज़ों से। तो वो चीज़ जो हमारे अंदर प्योरीफाई करती है, चेंज लाती है, उसको बोलते हैं कैथारसिस दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द कर्टल सोनेट वाज इन्वेंटेड बाय, कर्टल सोनेट जो इन्वेंट की थी दोस्तों वो थी G.M. हॉपकिंस ने, जिरार्ड मैनले हॉपकिंस, इन्होंने एक सोनेट बनाई थी जो होती थी 10.5 लाइन्स की, 10.5 लाइन्स की, 10.5 लाइनों की एक कविता बनाई थी बंदे ने, उसको उन्होंने नाम दिया था सोनेट, कर्टल सोनेट, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पेपर। कैसा लगा दोस्तों आपको पेपर, मेरे को बताइएगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी है, कुछ कमी लगी, कुछ खासियत लगी, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, वो मेरे को प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले पेपर में, धन्यवाद।